गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड। जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली एक बार फिर से स्वागत करता हूं फ्रेंड। आज प्रोनाउन की एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, इसमें एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो हमें ज़रूर बताएं और इसका ऐसा सॉल्यूशन होगा कि आपको प्रोनाउन पढ़ने की और अधिक आवश्यकता नहीं होगी। एक बात और बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्रेंड, आज की क्लास में हम प्रोनाउन के एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं इट इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ये एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, या हिंदी में हम ऐसे कह सकते हैं कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ देखते हैं, देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ है मोहन इज हेयर। मोहन यहाँ है बिकॉज मोहन केम हेयर लास्ट नाइट। तो अब देखिए यहाँ भी मोहन है और यहाँ भी मोहन है, तो देखने में ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब प्रोनाउन हम इस मोहन को क्या करेंगे, मोहन इज ए हेयर बिकॉज ही केम हेयर लास्ट नाइट। तो फ्रेंड, यो ही का यूज किया हमने इस मोहन के लिए किया। इससे मोहन को, क्योंकि बार बार रिपीटिंग नाउन की होती है तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, और ग्रामेटिकल जो बात होती है, ग्रामर के हिसाब से, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो तत्व होते हैं, तो उसमें ये चीज़ गलत है। इसलिए हमने यहाँ पर मोहन का प्रयोग किया। मोहन एक नाउन है और ही एक प्रोनाउन है, और ये यहाँ जो ही लिखा है ये मोहन के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, प्रोनाउन के प्रकार। तो पर्सनल प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और फ्रेंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन को हम 10 भागों में लगभग बांट सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। ठीक है फ्रेंड, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड? देखिए, अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड? दोज प्रोनाउंस हु स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन, जो तीन पर्सनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो प्रोनाउन तीन पर्सनों के लिए प्रयुक्त होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। द पर्सन हु स्पीकिंग, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे आई है, बी है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन है। मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे कही जा रही है बात, जिससे बोला जा रहा है, जिसको सुनाया जा रहा है, तो वो सेकंड पर्सन है, जैसे यू। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद थर्ड पर्सन की हम बात कर लेते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है फ्रेंड? थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके, वह व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे ही है, सी है, इट है या दे है, तो ये कौन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है फ्रेंड, अब और देख लेते हैं हम, एक मिनट। अब देख लीजिए फ्रेंड, जैसे हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं और सिंगुलर नंबर होता है, तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है, सिंगुलर नंबर है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो मी हो जाता है, और पजेसिव, इसका एडजेक्टिव माई बनता है, और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब इसका बनता है तो माई सेल्फ हो जाता है।
ऐसे ही हम सेकंड पर्सन की सिंगुलर नंबर में बात करेंगे तो ये इसका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो हो जाएगा वो यू होगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा वो यू हो जाएगा, यानी प्रोनाउन यू रहेगा, और पजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा, और पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा। योर सेल्फ फ्रेंड यहाँ जो है वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसका होता है। आगे हम देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन क्या होता है, ही होता है। ये मेल में ही होता है और फीमेल में सी होता है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे या प्रोनाउन करेंगे तो हिम में बदल जाएगा, और ये जो सी है ये हर में हो जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव जो फेमिनाइन का है वो हर हो जाएगा। यहाँ पजेसिव प्रोनाउन जो है वो हमारा हेज हो जाएगा और यहाँ हर्ष हो जाएगा, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ और हरसेल्फ हो जाएंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए, थर्ड पर्सन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो इसका थर्ड पर्सन जो होता है वो, जैसे हम दूसरा थर्ड पर्सन की बात करें, जैसे इट है तो इट का सब्जेक्ट भी इट रहेगा और ऑब्जेक्ट भी इट रहेगा, और इसका जो एडजेक्टिव होगा वो इट्स हो जाएगा, और प्रोनाउन भी इट्स हो जाएगा, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो इट्स सेल्फ होगा। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है प्लूरल, तो वो हम जैसे बी है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो बी और ऑब्जेक्ट होगा वो अस, और अबर जो है इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, अबर्स इसका प्रोनाउन हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अब यहाँ अबर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पर्सन यू है तो यू का सब्जेक्ट जो केस होता है वो यू रहेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो यू हो जाएगा, और इसका जो एडजेक्टिव होगा पजेसिव एडजेक्टिव वो योर हो जाएगा, और इसका पजेसिव प्रोनाउन जो है वो योर्स हो जाएगा। योर सेल्फ जो है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद हम दे की बात करते हैं थर्ड पर्सन में, बहुवचन के लिए प्लूरल नंबर के लिए, तो सब्जेक्ट दे हो जाएगा और ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। देयर उसका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, देयर से उसका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, और देम सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको यूज कैसे करते हैं, देखिए ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें जैसे हम सिंगुलर, सभी सिंगुलर हों यानी एक वचन वाले हों और पर्सनल प्रोनाउन हो, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को रखेंगे, इसके बाद थर्ड पर्सन को रखेंगे, और इसके बाद फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। इसका क्रम क्या बन जाएगा, 2 3 1, यानी 231 जो है इसका क्रम बन जाएगा। जैसे देख लें, यू ही एंड आई आर फ्रेंड, तो ये पहले हमने सेकंड पर्सन लिया, फिर थर्ड पर्सन लिया और फर्स्ट पर्सन, तो हमारा कौन सा क्रम बना, 231 का बन गया। अब अगर जैसे हम दो दो प्रोनाउन हो, तीन ना हो, दो आए हों, तो सबसे पहले थर्ड पर्सन लेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, यानी थर्ड और फर्स्ट लेंगे, और सेकंड और थर्ड पर्सन हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लेंगे, उसके बाद में हम थर्ड पर्सन लेंगे। ठीक है, जैसे ही एंड आई आर गुड नाइबर्स, यू एंड ही आर स्टडिंग इन दिस क्लास। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद देख लीजिए, अगर जैसे प्लूरल में हम ले लेते हैं, सॉरी, तो अगर जैसे यू एंड आई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन लेंगे, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन लेंगे, पहले हम सेकंड पर्सन लेंगे फिर फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम इसके प्लूरल की बात करते हैं, वो तो सिंगुलर में सिंगुलर नंबर थे, ये प्लूरल। तो प्लूरल में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन पहले आ जाएगा, सेकंड पर्सन बीच में आएगा और थर्ड पर्सन लास्ट में आ जाएगा। इसका क्रम होता है 1 2 3, यानी 123 का फार्मूला इस पर हम लगाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए, बी यू एंड दे आर हेयर, तो यहाँ बी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन सॉरी, और दे क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ कौन सा फार्मूला हो गया, 1 2 3 वाला। ठीक है, इसके बाद में अगर केवल दो प्रोनाउन हो, जैसे यू और दे, तो यू एंड दे आर फ्रेंड, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लेंगे, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन लेंगे। या दूसरे जैसे बी और दे दिए हों, जैसे बी एंड दे आर फ्रेंड, तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लेंगे, उसके बाद में थर्ड पर्सन लेंगे। ठीक है, क्रम वही रहना है 123 वाला।
बी एंड यू दिया हो, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पर्सन ले लिया यहाँ पर और उसके बाद में हमने सेकंड पर्सन ले लिया। ठीक है, तो क्रम हमारा नहीं बदला। अच्छा, व्हेन कलेक्टिव प्रोनाउन आर यूज्ड एज ए यूनिट, जब कलेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं वो एक यूनिट की तरह यूज किए जाएं तो हम देखते हैं सॉरी, तो अब हम यहाँ बात कर रहे थे, देखिए जब कलेक्टिव प्रोनाउन जो है वो एक यूनिट की तरह हम लेते हैं तो ये इट लेता है अपने साथ में, जैसे द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ मंथ, तो यहाँ जो इट्स है वो यहाँ पर प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। और ये कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पर, यहाँ ये प्रोनाउन कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन है। इफ यूज्ड इन देयर आइडियाज आर डिफरेंट दे टेक पर्सनल। ठीक है, अगर इनके आइडिया जो हैं ये जो कलेक्टिव प्रोनाउन होते हैं इनके आइडिया अलग अलग होंगे तब ये अपने साथ में देयर लेंगे, जैसे द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अभी यहाँ जब कलेक्टिव रूप में था, एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ हमने इट्स का प्रयोग किया। और जब ये अलग अलग रास्ते पे हो गए तो हमने यहाँ पर जो इनका पजेसिव प्रोनाउन है वो हमने देयर का यूज किया। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देख लीजिए। when two or more nouns add with and then they take personal pronoun, जब दो नाउन होते हैं, दो या दो से अधिक नाउन जो हैं वो एंड से जुड़े हों तब वे पर्सनल प्रोनाउन देयर का यूज कराएंगे, जैसे मोहन एंड सोहन लव देयर बुक्स। तो जी एंड से यहाँ जोड़ दी हैं कौन कौन, मोहन और सोहन, तो इनका जो पजेसिव प्रोनाउन होगा तो वो पजेशन जो होगा वो देयर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इट के प्रयोग की, इट का प्रयोग कैसे होता है, यूज ऑफ इट कैसे होता है। तो यहाँ इट की बात करेंगे तो इट का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करेंगे, तो इट का प्रयोग जो होगा वो हमारा लिविंग थिंग, फॉर थिंग विदाउट लाइफ, यानी नॉन लिविंग थिंग, बिना जीवन की जो वस्तुएं होती हैं, नॉन लिविंग थिंग, हम उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई हैव योर बुक, इट इज़ अ गुड बुक, मेरे पास तुम्हारी पुस्तक है और ये एक अच्छी पुस्तक है, तो हमने यहाँ पर इट का प्रयोग कर लिया। ठीक है, चलिए अगले, ये एनिमल के लिए भी प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिए। द डॉग फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, कुत्ता गिरा और अब यहाँ देखिए हमने इट का प्रयोग किया। ठीक है, तो अब ये नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग होगा और एनिमल्स के लिए भी इट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे जो नए नए छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उनके लिए जब हमें उनका जो मेल या फीमेल के बारे में हमें पता नहीं हो, हम नहीं जानते क्योंकि वो कौन से मेल बच्चा है या फीमेल है, लड़की है या लड़का है सॉरी, तब हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सा ए चाइल्ड, मैंने एक बच्चा देखा, इट वाज क्राइंग, ये रो रहा था, तो यहाँ इट लग गया। द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स शर्ट, तो हमने यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, चाइल्ड होते हैं, तो यंग चाइल्ड होते हैं, यंग बेबी होते हैं, तो उनके लिए है जो पर्सनल प्रोनाउन का यूज होगा वो क्या होगा, इट का प्रयोग होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक स्टेटमेंट जब हम देते हो, कोई कथन कहते हो, जैसे रवि इज टेलिंग, रवि कह रहा है व्हाट इज ट्रू, क्या सत्य है, एंड ही नोज इट, वो जानता है। ठीक है, तो यहाँ हमने एक स्टेटमेंट में इट का प्रयोग किया टू एम्फेसाइज टू द नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, बताने के लिए, जैसे इट इज़ यू, ये तुम हो, तो हमने इस इट को यू के लिए किया। इट इज़ यू हु रीड वेल, जो अच्छा पढ़ता है, ये तुम हो जो अच्छा पढ़ता है। ऐसे यहाँ पर इट वाज आई हु हेल्प यू, तो यहाँ जो इट है वो किसके लिए किया, आई के लिए, यानी ये मैं हूँ जिसने तुम्हारी सहायता की। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इट का प्रयोग हमने नाउन या प्रोनाउन पर एम्फेसाइज यानी जोर देने के लिए, उनको बताने के लिए, जोर देकर बताने के लिए इट का प्रयोग
करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूज एज ए प्रोविजनल एंड टेम्परेरी सब्जेक्ट। एक अस्थायी, यानी मान लिया हमने कोई सब्जेक्ट, उसके कर्ता के रूप में जो टेम्परेरी यानी अस्थायी कर्ता होता है उसके रूप में हम मान लेते हैं। जैसे इट इज़ सिन टू टेल ए लाई। अब यहाँ पर कर्ता तो है नहीं, लेकिन एक काल्पनिक अपनी तरफ से मान लिया है, जैसे इट इज़ सिन टू टेल ए लाई, झूठ बोलना पाप है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस मैटर, इस मामले को समझना बहुत कठिन है। तो हमने यहाँ पर इट का प्रयोग किया किसके लिए? एक एक टेम्परेरी सब्जेक्ट और एक प्रोविजनल के लिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं समय के लिए। इट का प्रयोग हम समय के लिए भी करते हैं, जैसे इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 10 o'clock। तो अब देखिए यहाँ पर समय को दर्शाने के लिए हमने इट का प्रयोग किया है। इसके बाद हम वेदर की बात कर लेते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम संबंधी जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम इट का प्रयोग करते हैं, जैसे इट रेनिंग हैवीली, इज लगेगा, सॉरी, यहाँ पर इट इज़ रेनिंग हैवीली, वर्षा जोर से हो रही है। इट इज़ विंटर। तो अब देखिए यहाँ पर वर्षा की बात हो रही है, यहाँ पर जाड़े की बात हो रही है, तो इनके कर्ता के रूप में हमने इट का प्रयोग किया। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं फॉर मंथ, महीनों के लिए। जो महीने होते हैं, इट वाज मंथ ऑफ मार्च, मार्च का महीना था। यूज एज इम्पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट नॉमिनेटिव। तो अब जैसे इम्पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे इंडेफिनिट नॉमिनेटिव होते हैं उनके लिए, जैसे इट रेन्स, वर्षा होती है, इट इज़ समर। तो अब हम यहाँ पर भी इट का ही प्रयोग करते हैं। कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनमें भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जो व्हाट अ लवली डे इट इज़, ठीक है, व्हाट अ लार्ज बिल्डिंग इट इज़, कितना सुंदर दिन है और कितनी सुंदर बिल्डिंग है। तो अब ये जो बिल्डिंग है, एक मिनट, अब ये इट है तो इस डे के लिए है, इस लवली डे के लिए है, और ये इट है इस बिल्डिंग के लिए जो लार्ज है। ठीक है, तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। अब आपको इट का प्रयोग पता चलेगा कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे माई और प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ, हिम सेल्फ, हर प्लस सेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, इट प्लस सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, ऐसे ही आवर प्लस सेल्फ, तो आवर सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ, देम प्लस सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सारे के सारे ये जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसकी तरह यूज होते हैं? एक ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, जैसे आई वर्क माई सेल्फ, मैं स्वयं अपना काम करता हूँ, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दे ruined themselves, वे खुद ही बर्बाद हुए, तो दे तो हो गया सब्जेक्ट, और ruined हो गई वर्ब, और themselves हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ वर्ब हैं, जैसे अबेल है, absent है, enjoy है, resign है, apply है, revenge है, exert है, acute है, reconcile है, अम्यूज़ है, अबेंज है, अडाप्ट है, एडजस्ट है, प्राइड है, ओवर रीच है। ठीक है, ये अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ये सारी जो वर्ब हैं, ये जितने भी वर्ब हैं, ये अपने साथ में क्या करती हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस। अब देखिए, ये अवेल है, इसने योर सेल्फ लिया। दे हर्ट देमसेल्फ, उन्होंने खुद को पीटा या खुद को चोट पहुंचाई। ही रिवेंज हिमसेल्फ, उसने अपना बदला खुद लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ब हैं, ये जो वर्ब हैं कौन सी, एक अवेल है, एक हर्ट है, एक रिवेंज है, इन्होंने अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। ये अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं। अब कुछ ऐसे भी वर्ब हैं, जैसे कीप है, ब्रेक है, सेट है, बाथ है, मेक है, स्टॉप है, स्टील है, क्वालिफाई है, मूव है, ओपन है, ड्रा है, रेस्ट है, रोल है, बस्ट है, हाइड है, फीड है, गेदर है। ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करती, ये अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं लेती हैं। याद रखना, कीप, ब्रेक, सेट, बाथ, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, मूव,
ओपन और ड्रा, रेस्ट, रोल, बस्ट, हाइड, फीड, गेदर, ये जो हैं अपने साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करती हैं। जैसे यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज, तुम, अब देखिए यहाँ पर कीप का प्रयोग है लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया है। ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, तो यहाँ क्वालिफाइड है लेकिन इसने अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो इन वर्ब्स के साथ में हम कभी नहीं प्रयोग करते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज ए सब्जेक्ट, और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो कभी एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब नहीं करते हैं, अनलेस इट इज प्रीसीडेड बाय द कंसर्न प्रोनाउन और नाउन। ये जो प्रोनाउन और नाउन जो होता है उसके साथ उसको दर्शाने के लिए, ठीक है, हम इसको सब्जेक्ट के रूप में कभी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अब देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जैसे ये लिखा है माई सेल्फ विल सी टू इट, तो यहाँ माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, आई विल सी टू इट, ठीक है। जैसे यहाँ हर सेल्फ लिखा है, ये हर सेल्फ गलत है, हर सेल्फ कैन सॉल्व इट, तो ये गलत है, ही कैन सॉल्व इट लिखा जाएगा। तो अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका कभी हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड आफ्टर द वर्ब, हमेशा वर्ब के बाद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके बाद? वर्ब के बाद, यानी क्रिया के बाद प्रयुक्त होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए आप, जहाँ भी इनका प्रयोग हुआ, जैसे ये देख लीजिए हार्ट है तो ये वर्ब है, रिवेंज है ये वर्ब है, तो इनके बाद ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सदैव वर्ब के बाद यानी क्रिया के बाद ही प्रयुक्त होते हैं। अब बहुत ही शानदार सेशन है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई इसे लाइक कर दें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी अच्छा होगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, एम्फैटिक प्रोनाउन की हम बात कर लेते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन आर यूज्ड टू एम्फसाइज एनी नाउन और प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन नाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ऐसे नाउन या प्रोनाउन जिन पे जोर दिया जाए उनके लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं। जैसे आई माई सेल्फ, ठीक है, यहाँ देख लीजिए एक मिनट, जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ठीक है, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल डू इट माई सेल्फ, सॉरी आई विल डू इट माई सेल्फ, सॉरी, यू योर सेल्फ कैन लर्न योर लेसन, ठीक है। अब ये देख लीजिए, जो एम्फैटिक प्रोनाउन है, जो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड, वो ये प्रोनाउन या नाउन को जोड़ देने के लिए, जैसे ये आई है इस पे जोड़ देने के लिए माई सेल्फ का प्रयोग हुआ, ठीक है। यहाँ यू है इस पर जोड़ देने के लिए योर सेल्फ है, यहाँ आई है इसको जोड़ देने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए, जोड़ देने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात और नोट कर लेना कि जो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद हुआ, यहाँ ये सब्जेक्ट के बाद है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग हुआ, यहाँ ये सब्जेक्ट के बाद प्रयोग हुआ, यहाँ, ठीक है। एम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के, सॉरी, ऑब्जेक्ट के बाद ही प्रयुक्त होंगे, या तो सब्जेक्ट के बाद में या ऑब्जेक्ट के बाद में हम एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को अभी हम बताते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, आप देख रहे हैं जाकर न्यू इंग्लिश टीचर, आपका अपना चैनल है, और ये इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश ग्रामर के लिए स्पेशल सेशन लाता है, और सिर्फ आपके लिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जैसे ईच अदर है, वन अनदर है सॉरी, तो रेसिप्रोकल और वन अनदर आर यूज्ड विद हु रिलेटेड ईच अदर, जो एक दूसरे को रिलेट करते हो, जोड़ते हो,
ठीक है, ईच अदर से जोड़ते हो और वन अनदर से। अब देख लीजिए कैसे करके, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, द टू स्टूडेंट्स, दो विद्यार्थी, क्वारल्ड ईच अदर, दे ऑल आर क्वारलिंग वन अनदर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब यहाँ देख लीजिए, जब दो लोग, ये दो पर्सन है, जब ये लड़ेंगे या कुछ भी काम करेंगे, ये दो पर्सनों के लिए हम क्या करेंगे, ईच अदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। ठीक है, और दो से अधिक, जैसे यहाँ पे ये दे है, ये दो से अधिक है, तो दो से अधिक के लिए बनाना अदर लगाएंगे। दो के लिए ईच अदर, दो से ज़्यादा के लिए बनाना अदर लगाते हैं। आगे देख लीजिए, दे हेल्प देमसेल्फ, दे हेल्प देमसेल्फ बाय वन अनदर। ठीक है, बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाई लव ईच अदर, तो दो ही भाई तो है, यहाँ दो से ज़्यादा है। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, तो इंडियन बहुत है, दो से ज़्यादा है, बहुत अधिक है, तो क्या है, वन अनदर लग गए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ बात क्लियर कर लेते हैं। जैसे ईच अदर फॉर टू पर्सन, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन, यानी दो से अधिक के लिए। दीज वर्ड यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल और रिलेशनशिप, तो ये म्यूचुअल और रिलेशनशिप की बात करते हैं ये वर्ड। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्लियर हो गया है। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है शो करना, दिखाना, दर्शाना या इंगित करना। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। अब देख लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स एज, तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, जो जो क्या करते हैं, उन सब, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये गलत हो गया है, यहाँ सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट की बात करते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, तो यहाँ जो दिस है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, ये जो तोहफा मेरे पिता की तरफ से है, तो यहाँ पर दिस है। दीज आर द पीपल आई मेट इन द पार्क, ये वो लोग हैं जिनसे मैं पार्क में मिला, तो यहाँ पर दीज का प्रयोग हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे देख लेते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, अब देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड यूज्ड फॉर नाउन्स, जो शब्द नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं, दैट डू नॉट रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेशल व्यक्ति के लिए, एक खास पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए, एंड 10 आर बैक। ठीक है, जैसे अब देख लीजिए यहाँ पर ये होते क्या क्या है। जैसे नोबडी है, हमें नहीं पता नोबडी कौन है, तो ये इंडेफिनिट हो गया। एवरीबडी है, ईदर है, ऑल है, मच है, सेवरल है, अदर्स, अनादर है, ईच है, अ फ्यू है, नो वन है, सम है, वन है, समवन है, ये सब के सब क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे आल वेंट टू कानपुर, सभी कानपुर गए, कौन गए ये पता नहीं, ये डेफिनेट नहीं, ये इंडेफिनिट है यहाँ पर, ऑल वेंट टू कानपुर। ठीक है, डू गुड टू अदर्स, यहाँ अदर्स हो गया। वन मस्ट यूज बंस, ठीक है, बेस्ट एफर्ट इफ वन विशेस टू सक्सीड। ठीक है, तो यहाँ वन का यूज हुआ है। सम आर बॉर्न ग्रेट, तो यहाँ सम है, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। नोबडी स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी पुस्तक चुराई है। नो, किसी ने मेरी पुस्तक चुराई, यानी कौन है। अब यहाँ वन और अदर, यहाँ वन और अदर ऑफ अस, वन ऑफ अस या अदर ऑफ अस। ठीक है, यहाँ तो ये क्या है, यहाँ पर इंडेफिनिट है। मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम ये भी एक इंडेफिनिट है। फ्यू वर्क हार्ड, तो ये भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो एक ऐसे शब्द जो क्वेश्चन पूछते हो, सवाल करते हो। जैसे इंट्रोगेटिव
वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स, ये उन नाउन के लिए होते हैं टू आस्क क्वेश्चन, पूछने के लिए, टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो सवाल पूछते हो। जैसे हुज इज दिस चैनल, किसका ये चैनल है, तो यहाँ हुज हो गया। विच डू यू प्रीफर टी और मिल्क, तो यहाँ विच हो गया। हु टोल्ड मी दिस, यहाँ हु हो गया। वाट आर यू डूइंग, यहाँ वाट हो गया। तो ये जो वर्ड है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो ये प्रोनाउन क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि वाट का प्रयोग कैसे होते हैं। यूज ऑफ वाट जनरली थिंग्स और वर्ड्स, साधारणतः हम यूज जो वाट है हमारा, इस वाट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, थिंग्स और वर्ग के लिए, यानी वस्तु और कार्य के लिए हम वाट का प्रयोग करते हैं। जो वाट प्रोनाउन जब हम यूज करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम वाट का प्रयोग जब करेंगे तो वो थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए और वर्ग यानी कार्य के लिए करते हैं। जैसे देख लीजिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो है क्या, वस्तु होगी। व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई क्या करता है, यानी अब यहाँ प्रोफेशन पूछा है, उसका वर्ग पूछा है, तो वाट का प्रयोग कर लिया। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे मित्र का नाम क्या है, ठीक है, तो यहाँ हमने वाट का प्रयोग किया। और वाट के बाद में हम बात कर लेते हैं हु की। हु, हुज, हूम फॉर पर्सन। अब हु है, हुज है और हुम है, ये पर्सन के लिए यानी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अब देख लीजिए आप, हु यूज्ड फॉर नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में हम हु का प्रयोग करते हैं। हुज जो है वो पजेसिव केस में प्रयोग होता है, और हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। यानी जो हु है वो नॉमिनेटिव केस में, हु जो है पजेसिव केस में, हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस में। बात समझ में आ रही है? अब देख लीजिए कैसे करते हैं। हु गोज देयर, वहाँ कौन जाता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी पुस्तक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हुज क्या हो गया, यहाँ पजेसिव केस हो गया, यानी उस पुस्तक पर किसका अधिकार है, किसका हक है, ठीक है, उसका कौन ओनर है, तो यहाँ क्या होगा, पजेसिव हो गया। होम डिड यू सी यस्टरडे, तुमने किसको देखा। अब किसको देखा, जैसे मैंने किसी को देखा, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हु जो है वो नॉमिनेटिव केस में है, हुज जो है वो पजेसिव केस में है, और हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में हमने प्रयोग किया। तो क्लियर हो रहा है ना? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है वो स्पेशल सेशन है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है। अब देख लीजिए आगे, यूज ऑफ वाट ऑफ थिंग्स ओनली। अब देखिए, वाट का प्रयोग केवल हम थिंग्स के लिए करते हैं, बस केवल वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे वाट डिड यू रीड, वाट डिड यू रीड, तो यहाँ हमने जो वाट का प्रयोग किया कि तुम क्या पढ़ते हो। अब कोई जैसे पुस्तक है तो वस्तु है, तो पुस्तक ही तो पढ़ते होगे, या लेटर होगा, या कोई कुछ भी होगा, वो वस्तु होगी जो पढ़ते होगे। वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो कुछ वस्तु ही तो होगी। वाट इज़ बेटर देन फूड, भोजन से बेहतर क्या है, तो कोई वस्तु तो होगी। वाट वाज इट ऑल अबाउट, ठीक है, तो यहाँ वाट का प्रयोग। वाट इज दिस चेयर मेड ऑफ, ये किससे बनी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ बता दें कि जो हम वाट यानी इंट्रो प्रोनाउन जब यूज करते हैं, तो जो प्रीपोजिशन अगर उसमें आएगी तो वो लास्ट में आएगी सेंटेंस के, ठीक है, ये ध्यान रखना वाट के साथ में। अच्छा, ये देख लीजिए, विच इज़ यूज फॉर पर्सन। अच्छा, विच का जब हम प्रयोग करेंगे तो पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर देंगे। जैसे विच ऑफ दिस द गर्ल्स सा हिम, विच ऑफ द गर्ल्स सा हिम, उनमें से किस लड़की को देखा। विच इज़ योर अम्ब्रेला, तुम्हारी कौन सी अम्ब्रेला है। विच विल यू टेक इट, ठीक है, तो अब यहाँ जो टेक है, यहाँ जो विच है ये वस्तु के लिए है, यहाँ जो विच है वो लड़की के लिए है, यानी पर्सन और थिंग दोनों के लिए हमने विच का यूज किया। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे ईच है, एवरीवन है, ईदर है, नीदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और दीज आर यूज्ड
फॉर पर्सन, देखिए ये पर्सन के लिए और थिंग के लिए दोनों के लिए होते हैं। दीज यूज वन एट ए टाइम, सिर्फ एक बार में ही आते हैं। सो ऑल आर दोज सिंगुलर एंड दे टेक वर्ब सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर हैं तो ये अपने साथ में वर्ब सिंगुलर लेंगे, अगर ये प्लूरल हैं तो अपने साथ में वर्ब प्लूरल लेंगे। थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता, मैस्कुलाइन जेंडर होता है तो उसमें ही, हिज और हिम लगाते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए होता है। ईच, जैसे अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ईच शुड ओबे हिज पेरेंट, प्रत्येक को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ जो ईच है, हमने इसके लिए किसका प्रयोग किया, हिज का प्रयोग। यहाँ हम क्या कह रहे थे आपसे कि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, मैस्कुलाइन जेंडर है तो अपने साथ में ही, हिज, हिम लेगा। तो यहाँ क्या लिया है उसने, हिज लिया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। द नाउन ऑफ फेमिनाइन, फेमिनाइन, ये गलत हो गया है यहाँ, फेमिनाइन जेंडर की बात करेंगे। यूज्ड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद जब प्रयोग होगा तो अपने साथ में क्या लेगा, हर लेगा। वहाँ पर हिज लिया, यहाँ पर हर। जैसे नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, अब यहाँ क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, हैज रिसीव्ड हर प्राइज, यानी इनमें से कोई लड़की नहीं जिसने क्या किया, प्राइज लिया हो। तो यहाँ हर का प्रयोग हो गया। ठीक है, इफ फेमिनाइन नाउन आर प्लूरल, अगर ये प्लूरल है तो हम ये क्या होगा, अस, देम और यू लेगा। जैसे आप देख लीजिए, एवरी वन ऑलवेज यूज फॉर मोर देन टू। ठीक है, जो एवरी वन है वो दो के लिए आता है, दो, मोर देन टू यानी दो से अधिक के लिए आता है। जैसे एवरी वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो एवरी वन यहाँ आ गया। अब देखिए आगे, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, आगे देख लीजिए। ईच जो है, अब हम ईच की बात कर रहे हैं, ईच ऑलवेज यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू, हमेशा दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ देम, अब ये दो से अधिक हो गए। हैज डोनेटेड हर पॉकेट मनी, अपना जो पॉकेट मनी है, अपनी जो जेब खर्च है उसको डोनेट करते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट रीड्स बेल, अब यहाँ दो से अधिक स्टूडेंट हैं उसके लिए हमने ईच का प्रयोग किया है। ईदर ऑफ यू कलेक्ट द मनी, ठीक है, यहाँ चॉइस की बात हो रही, दो के लिए हो रही है। दे बाउट दीज बुक्स फॉर ₹50 ईच, उन्होंने प्रत्येक किताब को 50 रुपए में बेचा है। ठीक है, दीज चेयर्स कॉस्ट ₹200 ईच, प्रत्येक जो चेयर है उसकी, अब ये ईच इस चेयर के लिए आया, ये ईच इस बुक के लिए आया है। ठीक है, प्रत्येक के लिए हम ईच का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक बेहतरीन टॉपिक है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन को देख लीजिए आप, देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हम उनके लिए करते हैं जो अपने पहले वाले एंटीसीडेंट के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे आई मीट रवि हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी लौटा है। देखिए, ये जो रवि है इसके लिए हमने हु का प्रयोग किया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु का एंटीसीडेंट कौन हुआ, रवि हुआ। आई नो शीला हु हैज जस्ट गॉन आउट, जो अभी बाहर गई है। तो अब देखिए जी, इस हु का प्रयोग हमने इस शीला के लिए किया, तो हु की एंटीसीडेंट कौन है, शीला है। ठीक है, अच्छा, दिस इज द मैगजीन दैट शीला गेव मी, अब याद रखें यहाँ पर ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए, मैगजीन के लिए प्रयोग किया है। आई हैव फाउंड द बाच विच इज आई लॉस्ट, ये विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है इस बाच के लिए। तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, अपने जो पहले वाले जो शब्द होता है, जो नाउन है, अपने पहले वाले नाउन जो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई, एक बार फिर सुन लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो जो नाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने पहले आने वाले नाउन हैं
उनको हम उनका एंटीसीडेंट करते हैं के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की तरह रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। जैसे द पर्स दैट इज योर्स, तो ये जो दैट है इस पर्स के लिए कहा गया है। अब ये पर्स कौन कैसा है, सब्जेक्ट है। द बैग दैट आई सा यस्टरडे इज योर्स, तो अब ये जो बैग है इसके लिए हमने यहाँ पर जो सॉरी ये दैट है, ये दैट किसके लिए, योर्स आपका है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग हुआ। तो हमने क्या कहा आपसे कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में करते हैं। तो यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में हुआ और यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम आर यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स। अब यहाँ देख लीजिए कि जो रिलेटिव सॉरी जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हुम है, ठीक है, हु हुम ये किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए होता है। और एक और रह गया यहाँ पर हुज, ठीक है, हु हुम हुज ये लिविंग थिंग्स यानी जीवित वस्तुओं के लिए होता है जो जानदार हैं। जैसे हु जो है वो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में होता है। हुम जो है एक्यूसेटिव केस यानी ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हुज फॉर जेनेटिव, और जो हुज जो है वो किसके लिए होता है, जेनेटिव यानी पजेसिव केस के लिए होता है। ठीक है, जैसे आप देख लें यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, आई लाइक द बॉयज, आई लाइक द बॉयज हु वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ जो हु का प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ, नॉमिनेटिव केस में हुआ है। मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ जो कठिन परिश्रम करता है। दिस इज द गर्ल हुम ऑल प्रेज, तो अब ये जो हुम है इस गर्ल के लिए हुआ है। ये वो जो लड़की, ये वही लड़की है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, तो ये एक्यूसेटिव में है यानी ऑब्जेक्टिव केस में है। दिस इज द बॉय हुज बुक इज लॉन्ग, ये जो लड़का है जिसकी पुस्तक, अब ये जो पुस्तक है ये एक मालिकाना हक के लिए है यानी यहाँ पर पजेसिव केस है यानी जेनेटिव केस के लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं द यूज ऑफ हुज। अब हुज का जो प्रयोग है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, हुज का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। जैसे सॉरी द सन हुज रेज गिव अस लाइट। अब देखिए जो सूरज है इसकी किरणें, सूरज की किरणें गिव अस लाइट एंड हीट, हमें ऊष्मा और प्रकाश देती हैं। अब देखिए ये जो हुआ है तो यहाँ एक किसके लिए है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। सन जो है वो नॉन लिविंग थिंग आ गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो विच है, विच यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, विच का प्रयोग भी हम नॉन लिविंग थिंग के लिए कर रहे हैं। द बुक विच आई रीड यस्टरडे, अब ये जो बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हमने विच का प्रयोग कर लिया। द डॉग विच वाइट मी हैज़ डाइड, ये कुत्ता जो है, वह कुत्ता जिसने मुझे काटा वो मर चुका है, तो विच का प्रयोग हमने इस डॉग के लिए किया। अभी हमने आपसे क्या किया कि विच का प्रयोग हम जो क्या किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी। तो यहाँ डॉग क्या है, एनिमल्स है। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देख लीजिए। अब देखिए अगर हम इनका प्रयोग करते हैं और उसमें प्रीपोजिशन का यूज होता है तो क्या करते हैं, यूज प्रीपोजिशन बिफोर विच ऑफ यूज इट, इसके प्रयोग से पहले एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज द बुक अबाउट विच ऑफ विच राधा टोल्ड मी, तो अब यहाँ जो विच से पहले हमने अबाउट का प्रयोग किया ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, जैसे यूज ऑफ वाट फॉर थिंग्स, अगर हमने किसके, वस्तु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया तो नो एंटीसीडेंट कम्स बिफोर इट, इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं आएगा, ये भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर हमने वाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया है तो ये अपने साथ में कोई एंटीसीडेंट नहीं लेगा। जैसे आई नो वाट यू वांट टू से, ठीक है, आई नो वाट यू वांट टू से, अब इससे पहले हमने कोई एंटीसीडेंट लिया, वाट दे टोल्ड यू इज नॉट करेक्ट, तो इससे पहले भी कोई एंटीसीडेंट नहीं लिया। अब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वाट का प्रयोग वस्तु के लिए अगर होगा तो कोई अपने साथ में एंटीसीडेंट नहीं लेगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं बट का प्रयोग। यूज ऑफ बट, बट का
प्रयोग, ठीक है। देयर इज नन बट अब्यूजेज हिम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए बट का प्रयोग किया। देयर वाज नन बट बैप्ट, यूज ऑफ दैट फॉर लिविंग थिंग्स, दैट का प्रयोग लिविंग थिंग्स के लिए होता है एंड नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे दे हैव लॉस्ट द बुक दैट आई गेव, तो ये बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, हमने इसके लिए दैट का प्रयोग किया। नो प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर दैट, दैट से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करते हैं, देखिए तब हम प्रीपोजिशन इसके सेंटेंस के एंड में ले लेते हैं। हाँ, वैसे हम इसका कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस के एंड में करते हैं। जैसे वी नो द हाउस, वी नो द हाउस, हम घर को जानते हैं, दैट ही लिव्स, जिसमें वो रहता है। तो इन यहाँ हम प्रीपोजिशन किया तो हमने सेंटेंस के लास्ट में किया। यूज ऑफ दैट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दैट का प्रयोग करते हैं। हु और विच इज मस्ट बेटर, ठीक है। जैसे सरदार पटेल वाज द ग्रेटेस्ट मैन दैट इंडिया प्रोड्यूस, तो यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट आई है, इसके साथ में हमने दैट का प्रयोग किया। अब देखिए दैट का प्रयोग ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन, नन, इनके साथ करते हैं। जैसे देयर इज मच दैट शी नीड्स, तो अब मच के साथ में हमने दैट का प्रयोग किया। ऑल दैट, ऑल के साथ में दैट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, तो एनीथिंग से के साथ में, ऑल के साथ में, मच के साथ में हमने क्या किया, दैट का प्रयोग किया। यूज ऑफ दैट इन इंट्रोगेटिव आफ्टर हु और वाट, हु और वाट के साथ बाद में, हु और वाट के बाद में हम दैट का प्रयोग करते हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे हु इज द सॉरी हु इज सी दैट यू शुड केयर फॉर, तो यहाँ जो सी है, ठीक है, सॉरी यहाँ जो हु है, एक मिनट, यहाँ जो हु है, ठीक है, इसके साथ में हमने दैट का प्रयोग किया। व्हाट इज देयर दैट यू सी, तो यहाँ व्हाट के साथ में हमने दैट का प्रयोग किया। क्लियर हो रही है? अच्छा, when two antecedent in which one is person and other is thing or animals, देखिए जब दो एंटीसीडेंट होते हैं जिसमें से एक पर्सन व्यक्ति होता है, दूसरा वस्तु या पशु होता है, तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय एंड हिज हॉर्स, द बॉय एंड हिज हॉर्स दैट इंटर्ड द बिल्डिंग वर कार्ड बाय द पुलिस, तो हमने यहाँ पर क्या किया, द का प्रयोग किया। देखिए एक यहाँ पर पर्सन था और यहाँ पर एक एनिमल था। इसके बाद एज और दैट इज यूज्ड आफ्टर सेम एंड सच, देखिए एज का प्रयोग और दैट का प्रयोग सेम और सच के बाद करते हैं। जैसे दिस इज सेम बुक, दिस इज सेम बुक दैट आई बाउट यस्टरडे आल्सो, ये वही बुक है जिसने मैंने कल भी खरीदा था। अब देखिए सेम है तो सेम के साथ में दैट, हिज प्रॉब्लम सेम एज योर्स, तो सेम के साथ में हमने एज भी लगा दिया। द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज नॉट इन पजेसिव केस, जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है वो पजेसिव केस में नहीं होता है। जैसे आई वेंट शीलास हाउस, मैं शीला के घर गया, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये गलत है। कैसे लिखेंगे इसे, आई वेंट टू द हाउस ऑफ शीला, आई वेंट टू द हाउस ऑफ शीला हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो एंटीसीडेंट बिल्कुल पहले ही होता है, हु के साथ में एंटीसीडेंट ही जोड़ा जाएगा, एंटीसीडेंट दूर होना ही नहीं चाहिए। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात कर लेते हैं। जैसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे, हुएवर है, हुसोएवर है, हुमसोएवर है, वाट एवर है, वाट सोएवर है, तो ये सारे सारे क्या हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, और इनका जो प्रयोग होता है बिना एंटीसीडेंट के होता है, ये ध्यान रखना। जैसे वाट एवर है तो एनीथिंग विच इसके लिए है, विच एवर है तो एनीथिंग विच किसी, ठीक है, हुसोएवर या हुएवर जो है वो एनी पर्सन के लिए होता है, हुमसोएवर या हुसोएवर जो होता है वो किसके, एनी पर्सन के लिए होता है, ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं। दे कैन टेक वाट एवर दे लाइक, ठीक है। दे कैन टेक विच एवर दे लाइक, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या और क्या दोनों के लिए एक ही बात हो गई। whoever joins us is welcome, तो यहाँ whoever का प्रयोग किया है। I shall employ whomsoever you recommend। अब देखिए यहाँ पर बोथ की बात करें, बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड। बोथ जो है एंड के साथ आएगा, जैसे बोथ यू एंड माई ब्रदर, ठीक है, आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो। नेगेटिव इज अवॉइडेड विद बोथ। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब बोथ का प्रयोग होगा उसके साथ में नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर, तो यहाँ नॉट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हमें क्या करना है, नीदर ऑफ इज गोइंग देयर, ऐसे करेंगे, ठीक। चलिए, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की हम बात कर लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जिसमें एक विस्मय बोधक की बात हो, ऐसा प्रोनाउन। जैसे व्हाट यू लॉस्ट द बुक, क्या तुमने किताब खो दी? जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वाट का यहाँ एक्सक्लेमेटरी, या एक्सक्लेमेटरी क्या है यहाँ पर, सॉरी वाट क्या है, तो यहाँ एक वाट जो है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, ठीक है फ्रेंड। देखिए वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग कम देखते हैं, तो आई थिंक मैंने इसे 2 पार्टों में रखा है। इस पार्ट में मैंने इसकी थ्योरी कराई है, अगले पार्ट में मैं इसकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे घंटी आसानी से बज जाए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं यदि आपकी कोई क्वेरी है। एक बार फिर से कि आप इंग्लिश लिटरेचर का बेहतरीन कोर्स वोकैब का बेहतरीन कोर्स और ग्रामर का बेहतरीन कोर्स चाहते हैं फ्रेंड, तीनों चीज़ें अगर बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पर जुड़ जाइए। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। देखिए ये कोई पेड बैच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, राष्ट्र हित में, देश हित में, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ को अच्छा करने के लिए ये सारे टेक्स्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जितने भी जो क्लासेस है, जितने भी जो सेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ इसलिए है कि आप बेहतर इंग्लिश जान सकें, आपको पता चल जाए कि एक बेहतर इंग्लिश क्या होती है। देखिए पेड वाले जो हैं मोटी मोटी फीस ले लेते हैं, मोटे मोटे पैसे ले लेते हैं और फिर आपको टहलाते रहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके समझाते हैं। और मैं एक ही वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की जाए। और मेरा ये मानना है कि जो प्रोफेशन है आपके टीचिंग, यहाँ सौदेबाजी नहीं होना चाहिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में, एक लर्नर और एक गाइड के रूप में, एक मेंटर और एक स्टूडेंट के रूप में, एक टीचर और एक डिसिप्लिन के रूप में हम लोग जुड़े रहें एक दूसरे से, हम एक दूसरे के साथ बने रहें। हमारी जो टेक्निक है, हमारी जो तकनीकी है, उसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो। फ्रेंड, तो बेहतर तरीका यही है कि आप अच्छे से तैयारी करें, हमारे साथ बने रहें, और आपकी जो भी समस्याएं हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो एक बार फिर से आपसे विदा लेते हुए कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को जाकर न्यू इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।